हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी मीडियम का 30वां क्लास पढ़ने वाले हैं, क्लास 30। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये क्लास बिल्कुल क्लास 28 की तरह ही है। वहाँ पर हमने पढ़ा था अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। क्लियर है? और उसी प्रश्न को, उसी टॉपिक को किस मेथड से पूछा जाता है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा हेडिंग होगा विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ये जो है हमारा ये हिंदी मीडियम का बैच है। और ये क्लास 30 है। ओके, तो देखा जाए हिंदी मीडियम और क्लास 30। तो हेडिंग हमारा क्या होगा? तो आज का हेडिंग है हमारा विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको एक और तरीका से व्यक्त किया जा सकता है। आप इसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं का अध्यारोपण का सिद्धांत। क्योंकि विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो बल होता है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आप इसको और एक नाम से व्यक्त कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं का अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? चलिए तो देखते हैं क्या पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, तो याद कीजिए हम लोग विद्युतीय बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो अध्यारोपण मतलब क्या होता है? तो जब बहुत सारा आवेश के कारण किसी खास बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो गणना करना रहता है उसी को विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। इसको एक डायग्राम बना के समझते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किस नाम से पढ़े हैं? तो हम लोग पढ़े हैं अनेक बिंदु आवेशों के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी को घुमा के पूछा जाता है, दूसरे तरीके से व्यक्त किया जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, समझाएं या इसे व्यक्त करें या ज्ञात करें, कुछ भी दिया जा सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हमारा हेडिंग क्या होगा? तो हमारा हेडिंग होगा विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, तो बिल्कुल सेम मेथड है, थोड़ा सा डिफिनीशन अलग होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे। इसको निकालने के बाद सर अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करके प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। ओके, तो हमने बोला कि माना कि मेरे पास बहुत सारा आवेश है जिसको आवेशों का निकाय कहा जा सकता है। एक इधर ले लिया गया, एक यहाँ पर हमने लिया। ठीक है, इसको ऐसे लिया जाए। हमने बोला ये Q1 आवेश, यहाँ पर Q2 आवेश, यहाँ पर Q3 आवेश, यहाँ पर Q4 आवेश और यहाँ पर Qn आवेश। ओके, तो ये आवेश कितना दूरी पर, तो इसका बिंदु क्या नाम ले लिया जाए? कुछ भी नाम दीजिए। तो हमने बोला बिंदु O। तो ये यहाँ से बिंदु O से Q1 कितना दूरी पर है? R1 दूरी पर, Q2 R2 दूरी पर, ये R3, ये R4 और ये Rn। अब इसके कारण
विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ये E1 है, ये क्या होगा, ये E2 होगा, ये क्या होगा, ये E3 होगा, ये E4 होगा और ये En होगा। ओके, तो आपने बोला कि सर Q1 का जो विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, उसके बाद E2 लिया जाए इधर, E3 इधर, E4 एंड En। इसी तरीके से n फॉर नेचुरल नंबर, जिसको लास्ट नंबर अंतिम पद कहा जाता है। तो ये सारा कहाँ पर मिला जी, बिंदु O पर। तो अब पूछा जाएगा कि सभी आवेशों के कारण यहाँ पर तीव्रता बताइए। तो याद कीजिए क्लास 28 में हमने पढ़ा था, बिल्कुल यही चीज है। तो सभी आवेशों द्वारा, क्योंकि अलग अलग आवेश है तो ये अपना विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा, ये अपना बनाएगा, ये अपना बनाएगा, ये अपना बनाएगा। तो जितने सारे आवेश हैं सब अपना अपना विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, और इन सभी आवेशों के कारण हमको बिंदु O पर विद्युतीय क्षेत्र की कुल तीव्रता का व्यंजक या मान बताना है। तो ये यहाँ पर कितना तीव्रता लगाएगा, E1, E2, E3, E4 और En। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा परिणामी, उसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर है? अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखिए परिभाषित करने का तरीका लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार और यहां से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में किसी बिंदु पर देखिए यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा हमने दिया और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेना है। ओके, तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है किसी बिंदु पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनेक आवेशों के विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर किसी बिंदु पर, बिंदु कौन है, O है, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फाबेट का कोई लेटर ले सकते हैं। बिंदु O पर अनेक आवेशों के विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के, तो देखिए अनेक आवेश कौन है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, इन सभी के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कौन है, E1, E2। तो अब देखिए ये तो सदिश राशि है, बलक है, इसके ऊपर भी एरो, इसके ऊपर भी एरो, यहाँ भी एरो और यहाँ भी एरो। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा राशि है, सदिश राशि। तो इसमें लिखना होगा विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। अब इसको एक लाइन में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाता है तो जो आपने डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम में जो भी आपने दर्शाया है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे जी, तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि Q1, Q2, Q3, Q4, Qn बिंदु आवेश बिंदु O से R1, R2, R3, R4, Rn दूरी पर स्थित है। अतः इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3, E4 तथा En है। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की
तीव्रता का मान और उसके बाद फॉर्मूला जो है निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर लिखते हैं माना कि Q1, Q2, Q3, Q4, Qn आवेश बिंदु O से R1, R2, R3, R4, उसके बाद Rn दूरी पर स्थित है। अतः इन आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3, E4, En है। चलिए देखिए बालक, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया लैंग्वेज में। तो हमने लिखा कि माना कि Q1, Q2, Q3, Q4, Qn आवेश बिंदु O से R1, R2, R3, R4, Rn दूरी पर स्थित है। अब देख लीजिए बिंदु O से आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Qn कितना दूरी पर स्थित है, तो R1, R2, R3, R4, Rn दूरी पर स्थित है। ओके, n क्या है, तो अंतिम पद होता है। अतः इन आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3, E4, En है। तो इसके कारण E1, E2, E3, E4 और En है। क्लियर है। तो अध्यारोपण मतलब क्या होता है, सुपरपोजिशन, मतलब कि सभी का एक ही जगह क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग अध्यारोपण कहते हैं, सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो ये सब एक ही जगह बल लगाएगा, तो क्या करेंगे, अब बताइए कि सभी तीव्रता का मान एक ही जगह निकालने के लिए बोले तो इस स्थिति में क्या करेंगे, सभी तीव्रताओं को जोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि परिभाषा क्या कहता है कि किसी बिंदु पर मतलब बिंदु O पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब टोटल यहाँ पर तीव्रता कितना होगा, तो अनेक आवेशों के विद्युत क्षेत्रफल के तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। ओके, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम फॉर्मूला पे आते हैं। चलिए लिख लिया वाला, हटाया जाए। अब यहाँ से हम फॉर्मूले पे आते हैं। सर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से क्या करना है, अध्यारोपण का सिद्धांत लेना है। तो लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु O पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे E
और परिणामी, तो यहाँ पे नेट भी लिख सकते हैं, नेट मतलब परिणामी होता है, मतलब टोटल। तो कितना होगा जी, E1, ये किसके कारण, तो Q1 आवेश के कारण, प्लस E2, ये किसके कारण, Q2 आवेश के कारण, E3 सदिश चिन्ह के साथ Q3 आवेश के कारण, E4 Q4 आवेश के कारण, और इसी तरीका से कहाँ तक ले लेंगे हम लोग, तो En मतलब अंतिम पद। यही तो है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको समीकरण 1 देते हैं। ओके, इसको हटाया जाए। तो ये समीकरण क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा, यहां लिख भी सकते हैं कि समीकरण एक विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत का आवश्यक व्यंजक है। व्यंजक मतलब जी सूत्र होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी एक दो नोट हमको लिखना है। याद कीजिए, बल के केस में हमने निकाला था कि सर अगर दो आवेशों का बल का दिशा एक ही हो तब कैसे निकालेंगे परिणामी, दो आवेशों का बल का दिशा अलग अलग हो तब कैसे परिणामी निकाला जाता है। ओके, तो ये सारा हम लोग केस देखेंगे। आप पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इसके केस पर आते हैं। चलिए लिखिए बालक, हटाया जाए। तो यहाँ पर केस क्या है, क्या हमको देखना है, तो याद कीजिए कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, इसको नोट करके ले लेते हैं। तो नोट वन क्या है जी, कि मानिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा एक ही हो गया। मानिए कि दोनों आवेश इसी डायरेक्शन में अपना क्षेत्र लगा रहा है, क्षेत्र का डायरेक्शन यही है, मतलब E का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही प्रकार का है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि परिणामी तीव्रता बताइए। तो आप क्या करेंगे जी, तो याद कीजिए बल वाले केस में कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो थीटा का वैल्यू 0, ठीक है, और हमने निकाला था। अब यहाँ पर डिटेल से हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये बल का जो हमने क्लास पढ़ा था बिल्कुल उसी के तरीके का है। आप बल का अध्यारोपण का सिद्धांत देख लीजिए, वहां पर सारा केस डिराइव किया गया है। यहाँ पर हम लेते हैं कि सर जब दोनों फील्ड का डायरेक्शन एक ही रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2। ई परिणामी को इंग्लिश में ई नेट भी कहते हैं। अब नोट नंबर 2 में क्या है कि सर मानिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन अलग अलग है। यहां से E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है। हमसे बोल दिए परिणामी तीव्रता निकालिए। आप इंग्लिश में परिणामी, हिंदी में परिणामी, इंग्लिश में नेट लिख सकते हैं। तो अब बताइए कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो क्या करेंगे जी कि ज्यादा में से कम को हटा देंगे। आप देख लेंगे तो ये क्या होगा, E1 माइनस E2, अधिक तीव्रता में से कम तीव्रता वाला माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं सर नोट 3। अब क्या केस हो सकता है जी, तो हो सकता है कि सर 90 डिग्री पे कितना होगा, कि अगर ये तीव्रता का डायरेक्शन E1 और ये E2 हो गया, ये E2 हो गया और थीटा यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री, तब बताइए कि विद्युत क्षेत्र का परिणामी तीव्रता कितना होगा, तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। क्लियर है।
तो ये तीव्रता है। अब यहाँ से ये 0 डिग्री और 360 डिग्री पे भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी एंगल खींचना हो तो 360 पे रिपीट करके वहीं पर आ जाता है। ये 180 पे ले लीजिएगा, ये 90 पर, ये 270 पे ले लीजिएगा और 360 तो इसी में बताया जा चुका है। तो ये 3 केस है। तो आप देख सकते हैं कि जब दोनों का डायरेक्शन एक ही रहेगा तब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों का डायरेक्शन E1 E2 का अलग रहेगा तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देना है। जब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे पर लंबवत रहेगा तो इस स्थिति में परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो √E1² प्लस E2²। ओके, तो चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सर विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो हम यहाँ पर एक प्रश्न को हल करेंगे, इसके बाद आपको खुद हल करना होगा। ओके, तो पहले इसको आप लिख लीजिए। चलिए लिख लिए बालक। अब इसको हटा रहे हैं और देखेंगे कि सर अध्यारोपण के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न कैसे बनाया जाता है, वो भी विद्युत क्षेत्र के केस में। क्योंकि विद्युत बल के केस में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप पीछे का क्लास देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन बनाया हुआ भी है और ये सारा थ्योरम डिस्कस किया हुआ है। जितना केस अभी हमने डायरेक्ट बताया है ये वहाँ पर डिराइव किया हुआ है, निकाला गया है और निकाल कर समझाया गया है कि प्लस कैसे होगा और माइनस कैसे होगा। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए, हमने बोला कि +4 माइक्रोकूलम तथा -4 माइक्रोकूलम परिमाण के 2 बिंदु आवेश परिमाण के 2 बिंदु आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु C पर कुल परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करें। कुल परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करें। ओके, तो चलिए प्रश्न के अनुसार हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम क्या है जी, कि 2 बिंदुवत आवेश है, ले लिया हमने, इसका नाम A, इसका नाम B। ये Q1 हो गया कितना जी, +4 माइक्रोकूलम। ये Q2 हो गया कितना, -4 माइक्रोकूलम। ओके, और बीच का दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों के मध्य एक बिंदु C है, तो A B हो गया, तो बीच वाला बिंदु का नाम क्या ले लिया जाए, C। अब यहाँ कह रहा है कि इन दोनों के कारण तीव्रता बताइए, इसके कारण भी तीव्रता और इसके कारण भी तीव्रता। तो सबसे पहले ये बताइए कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के फॉर्मूला में हमको क्या क्या निकालना होता है। तो K Q/r², यही था ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1/4πε0 और Q/r²।
ये कौन सा Q है, तो जिसके कारण क्षेत्र बनता है। बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश कौन सा लेना है, तो वह आवेश लेना है जो क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसको स्रोत आवेश कहा जाता है। तो यहाँ बनाने से पहले तो हमको डायरेक्शन बताना होगा क्षेत्र का। तो अब बताइए कि विद्युत बल रेखा का भी डायरेक्शन पढ़े हैं कि सर प्लस से बाहर की ओर होता है और माइनस की ओर होता है। मतलब कि अगर हम प्लस लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, इसका एरो कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। और माइनस लेंगे तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा जी, इनवर्ड होगा, अंदर की ओर होगा। पढ़े थे ना। अब आइए इसमें कि अगर ये प्लस है तो इसका विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ लेंगे, तो सर प्लस से माइनस की ओर। मतलब ये क्या करेगा जी, इधर अपना विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बताएगा। इसका नाम क्या ले लिया जाए, तो E, इसका नाम A है ना, तो A ले लेते हैं। एक चीज और, यहाँ पर Q1 के जगह पर हम लोग QA लिख दे, बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ A नाम लिया गया है। और इसका क्या नाम ले लिया जाए, QB ले लिया जाए, बेहतर रहेगा। तो अब बताइए कि इस प्लस आवेश मतलब बिंदु A पर जो आवेश है, इसके कारण तीव्रता का डायरेक्शन ये हो गया, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होता है। और ये माइनस है, तो हमने क्या पढ़ा है कि माइनस की ओर आता है, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो इसी की ओर होगा। ठीक है, इसी की ओर होगा। तो ये है और ये EB। B के कारण भी माइनस की ओर, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि माइनस की ओर जाएगा। और प्लस से जाता है तो इसके कारण भी उधर ही गया, और माइनस के कारण भी उधर ही गया। अब हमको डायरेक्शन मिल गया। अब बताइए अभी केस में हमने क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि सर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन एक ही होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों होगा, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, E1 प्लस E2। और यहाँ पर वेक्टर सिंबल मत लीजिएगा, क्योंकि हमको परिमाण बताना होता है। हम लोग सदिश के रूप में पिछले 28 नंबर वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम परिमाण के रूप में इसको ज्ञात करने वाले हैं। तो आपने बोला कि सबसे पहला काम क्या था, डायग्राम बनाना। डायग्राम बना चुके हैं। और उसके बाद क्या था काम, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा निर्धारण करना दोनों आवेश के कारण। तो A के कारण भी उधर ही डायरेक्शन हुआ, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर जाएगा। और B के कारण भी उधर ही हुआ, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि विद्युत बल रेखा का डायरेक्शन कहाँ होता है, माइनस की ओर। तो माइनस की ओर आएगा तो कहाँ से आएगा, प्लस की ओर से आएगा। तो दोनों स्थिति में हमने देखा कि EA के कारण भी उधर है और EB के कारण भी उधर है। तो जब दोनों क्षेत्र का दिशा एक ही डायरेक्शन में हो तो परिणामी तीव्रता क्या होगा, E1 प्लस E2। ओके, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए यहाँ पर गिवन डाटा। तो गिवन कितना है, 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटा दीजिए, 10 के पावर माइनस 6 कूलम। Q2 कितना है, तो 4 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि हमको तीव्रता निकालते समय केवल परिमाण लेना है, डायरेक्शन नहीं लेना है। तो ये भी है 4 × 10⁻⁶। ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो दूरी है वो कितना लें, हम 20 लें कि ये दूरी लेंगे। तो आपने बोला कि सर जहाँ पर निकालना रहता है और जिस आवेश के कारण निकालना रहता है वह दूरी लेते हैं। तो टोटल 20 है, तो आधा कितना होगा जी, 10 सेंटीमीटर। और इधर वाला भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमको ये दूरी का नाम R देना है, ये दूरी का नाम क्या देंगे, R। क्यों, क्योंकि ये दोनों आवेश सेंटर से बराबर दूरी पर स्थित है। और हमको जहां पर निकालना रहता है और जिस आवेश के कारण निकालना रहता है उनके बीच का दूरी हम लोग देखते हैं। तो हमको C पर निकालना है और बिंदु A से, तो इनके बीच का दूरी कितना हुआ, 10। तो इधर से भी 10, उधर से भी 10, दोनों बराबर है। तो हमने बोला कि R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, इसको ऊपर लाइए तो 10 के पावर -1 मीटर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, तो लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से E नेट मतलब परिणामी तीव्रता कितना होगा, कहां पर निकालना है, तो C पर निकालना है। तो आपने बोला कि सर दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो जोड़ दीजिए
क्या लिखेंगे EA प्लस EB। अब हमको ये बताइए कि सर ये भी 4 माइक्रोकूलम है, वो भी 4 माइक्रोकूलम, प्लस और माइनस भूल जाइए, क्योंकि प्लस और माइनस से केवल डायरेक्शन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हमको देखना है कि सर दोनों आवेश कितना है, तो देखा गया कि दोनों आवेश 4 माइक्रोकूलम का है। तो ये बताइए कि जब आवेश का परिमाण समान है तो इनके द्वारा यहाँ पर लगाया गया बल भी क्या होगा, आपस में समान होगा। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर दोनों का तीव्रता आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये भी 4 माइक्रोकूलम है, वो भी 4 माइक्रोकूलम है, तो दोनों का तीव्रता आपस में बराबर है। तो ये EB के बराबर, ये दोनों को नाम क्या दे दिए, E दे दिए। अगर अलग अलग रहता तब क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जब दोनों एक ही है तो इतना लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये E नेट। तो अब बताइए EA के लिए भी क्या लिखें, एक E, और EB के लिए भी क्या लिखेंगे E। तो E कितना हो गया, 2E हो गया। ओके, अब आइए E नेट परिणामी कितना जी, तो 2E कितना हो गया, 2E। तो E परिणामी 2E का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर। कोई आवेश लीजिए, दोनों तो बराबर है जी। तो आपने बोला कि E नेट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9। आवेश कितना है, तो देखिए दोनों में से कोई ले लीजिए, 4 गुने 10 के पावर -6। अब दूरी कितना है जी, तो दूरी ये है 10 के पावर -1 मीटर। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, नहीं हल हो जाएगा, हो गया। चलिए, तो इसको हटा दे रहे हैं, ये नीचे वाले का कोई यूज नहीं है, या आप इतना लिख लीजिए, इसके बाद आगे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इधर मिटाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखकर डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाकर ये नीचे वाला नीचे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचिए, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए, हो गया बालक। तो यहाँ से हटाया जाए इसको, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर E नेट परिणामी तीव्रता कितना हुआ जी, तो इसको हल करना है, तो 2 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 9 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 72, और जितना 10 का पावर है उसको एक साथ रखिए, तो 10 के पावर 9 -6, और नीचे 10 के पावर -1 का स्क्वायर कितना होगा 10 के पावर -2। ओके, तो अब बताइए कि 72 × 10 टू द पावर, ये 9 में से 6 गया कितना 3, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा जी 3 बचेगा, और ये माइनस वाला ऊपर जाकर क्या हो गया प्लस, तो कितना हो गया 72 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर भी होता है, दोनों मात्रक होता है। वोल्ट अभी नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि ये आगे पढ़ना है इसलिए नहीं बताया गया है, लेकिन वो भी होता है, हम बताएंगे आगे। अब बताइए, अगर कहीं लिखा है कि 7.2 × 10 टू द पावर 6 है न्यूटन पर कूलम्ब, तो ये सही है कि गलत है, ये बताया जाए। देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाता है। तो हमारे पास ये दोनों आंसर है, तो ये बताइए कि नीचे वाला सही है कि नहीं। तो क्या किया गया है जी, इसमें 10 से गुना और 10 से भागा कर दिया गया है। तो 10 से गुना कीजिएगा तो ये 5 था 6 हो गया, और 10 से भागा दीजिएगा तो एक अंतर दशमलव। तो कहीं कहीं आंसर चेंज करके इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ तक बना लेते हैं, लेकिन आंसर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आंसर को एनालाइज करना है कि हमारे ऊपर के आंसर जैसा आया है या नहीं। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये क्या निकाले जी, तो हम आवेश A और आवेश B, मतलब इन दोनों के कारण बिंदु C पर, मतलब इन दोनों के मध्य में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का कुल परिमाण ज्ञात किए।
ठीक है, कुल टोटल किसके कारण, तो ए के कारण भी और बी के कारण भी। तो यही तो है अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, अब सवाल ये है कि सर मान लीजिए 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, तो जितना भी रहता आपको आवेश बताया जाएगा और कहाँ पर निकालना है और किस आवेश के कारण निकालना है, उनके बीच का दूरी दिया जाएगा। तो जब दूरी और आवेश मिलेगा तो हम किसी का तीव्रता निकाल सकते हैं, किसी स्थान पर तीव्रता निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया वाला, तो ये तो समझ गए। अब किसी का प्रश्न होगा कि सर मान लिए ये 4 है वो 5 रहता है, ये 6 है वो 7 रहता, तब हम क्या करते हैं कि इस सब को बराबर नहीं करते, क्या लिखते हैं, ये प्लस ईबी, और यहाँ पर ये का वैल्यू लिखते हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपका 1/4πε0 q/r², और इसके लिए अलग लिखते हैं 1/4πε0 q/r², क्योंकि जब दोनों का आवेश अलग अलग हो जाएगा तब आपको दोनों का वैल्यू लिखना पड़ेगा और स्टेप वाइज बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। ओके, तो इसी प्रश्न की तरह एक मिलता जुलता प्रश्न है, आप बना सकते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आप 1.8 जो है प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके का है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपसे बन रहा है कि नहीं। ओके, तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा जी, तो आज के क्लास में हमने सीखा कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है और इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, बाकी अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।